हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूं इतिहास के तीसरे अध्याय का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और संभावना है कि आपके आगामी बोर्ड एग्जाम यानी 2022 के बोर्ड एग्जाम में आपको भी यह प्रश्न देखने को मिले। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इतिहास के चैप्टर 3 जो है हमारा हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, उन्हीं के 5 प्रश्न लेके आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम आज इसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इन सभी प्रश्नों को समझने वाले हैं। आपसे हमारी बस एक ही गुजारिश है कि आप बस ध्यान से बातों को सुनिएगा। उनके बाद मैं बोर्ड पर से हट भी जाऊंगा, साइड हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। लेकिन अभी हमारा अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने गैस पेपर सब भी खरीद लिए होंगे, आपने किताब अगर अच्छे से पढ़े होंगे। तो ये बस आपको समझना है, बाकी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। क्या है प्रश्न? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। तो देखिए, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी जिसमें बंधुआ मजदूरों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता था। यानी एक तरफा अनुबंध व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी जिसमें बंधुआ मजदूरों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता था, बल्कि या जबकि मालिकों के पास असीमित अधिकार प्राप्त होता था। यानी मालिक जब तक चाहे तब तक उन मजदूरों को अपने यहाँ काम पर रख सकता था। अब यहाँ से आपके लिए एक शब्द आया, बंधुआ मजदूर। क्या आपको पहले ये क्लियर है बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? बंधुआ मजदूर यह प्रश्न है 9th क्लास में, यह बहुत अच्छे से इनके बारे में एक टॉपिक भी है। बंधुआ मजदूर से आप क्या समझते हैं, या बंधुआ मजदूर से क्या तात्पर्य है, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? तो बंधुआ मजदूर हम उसको कहेंगे जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कर्ज लेता है और जब उनके कर्ज के रूप में ली गई राशि जब वह अदा नहीं कर पाता है तो उसके बदले में उनके यहाँ श्रम या अपनी सेवाएं करना, मजदूरी, वहाँ उनके यहाँ मजदूरी करना या अपनी सेवाएं देना ही हमारा जो सेवाएं देता ना उसी को हम बंधुआ मजदूर कहेंगे। यानी हम अपनी भाषा में क्या कहेंगे बंधुआ मजदूर? मान लीजिए अगर मैंने किसी से रुपया लिया, 10,000, 20,000, 50,000 मैंने रुपया लिया और मैं अगर उनके रुपया का चुकता नहीं कर पा रहा हूं, तो जब तक उनकी रुपया का चुकता ना हो जाए तब तक मुझे उसके यहाँ काम करना होगा। फिर मैं क्या कहलाऊंगा? बंधुआ मजदूर कहलाऊंगा। क्या आपको समझ में आया बंधुआ मजदूर क्या है या किसे कहते हैं? तो आप क्या बोलोगे? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कोई रकम लेता है या कोई राशि लेता है और जब वह उस राशि का चुकता नहीं कर पाता है तो उस राशि को चुकता करने के लिए वह उसी व्यक्ति के यहाँ तब तक मजदूरी करता है या अपनी सेवाएं देता है जब तक उनका रुपया चुकता ना हो जाए। हम ऐसे ही मजदूर को क्या बोलेंगे? बंधुआ मजदूर बोलेंगे। क्या क्लियर हो गया? अब हमारा प्रश्न क्या है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी जिसमें बंधुआ मजदूरों के पास कोई भी अधिकार नहीं होता था, लेकिन मालिकों के पास असीमित अधिकार होता था। वह जब तक चाहे तब तक बंधुआ मजदूरों से काम करवा सकता था। यही है हमारा क्या? बंधुआ मजदूर है। बंधुआ मजदूर नहीं, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था है। और बंधुआ मजदूर भी आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। हमारा दूसरा प्रश्न है आज का, जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था? इससे 2 प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो आप क्या बोलोगे? जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था? तो जेनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में हिंद चीन समस्या पर वार्ता के लिए बुलाया गया एक सम्मेलन था। यानी हिंद चीन क्षेत्र में जो समस्याएं थी, जहां पे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम आते हैं, वहां पर जो समस्याएं उत्पन्न थी उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वहां पर बुलाया गया ये क्या था? सम्मेलन था। जो कब बुलाया गया था? 1954 ईस्वी में बुलाया गया था। इसी सम्मेलन के बाद वियतनाम के 2 हिस्सों में वियतनाम को बांट दिया गया। एक हमारा कहलाया कौन सा? लाओस तथा कंबोडिया में
अच्छा, यहां पर जो दो हिस्से में बांटा था उस समय, तो याद रखिएगा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांटा था। वहां पर लाओस कंबोडिया में नहीं बटा था। उस समय पूरा का पूरा क्षेत्र ही, जहां पे अभी लाओस कंबोडिया वियतनाम आता है, वो पूरा का पूरा क्षेत्र हिंद चीन क्षेत्र कहलाता था। जब जेनेवा समझौता बुलाया गया तो वहां पर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में उनको बांट दिया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा। यहीं पर इसी सम्मेलन में क्या हुआ, बाद में जो और राजाएं थे ना, जो राजा था, अलग अलग क्षेत्रों का राजा भी हुआ करता था। जो लाओस और कंबोडिया है ना, लाओस और कंबोडिया दोनों ने क्या कर लिया, राजतंत्र को स्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपना लिया। ठीक है, समझ में आया। जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था? तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हिंद चीन क्षेत्र में उत्पन्न समस्याएं को सुलझाने के लिए बुलाया गया एक सम्मेलन था। इसी सम्मेलन के बाद उत्तरी वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया गया। यहां पर लाओस तथा कंबोडिया ने राजतंत्र को स्वीकार करके उन्होंने क्या अपना लिया, संसदीय शासन प्रणाली को अपना लिया। क्या आपको यह प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया? चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है आज का कि हिंद चीन का अर्थ क्या है। हिंद चीन का अर्थ क्या है, मतलब हिंद चीन से आप क्या समझते हैं, आपसे यह भी पूछा जा सकता है। तो हिंद चीन का अर्थ वर्तमान समय में 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें वर्तमान समय में अभी का लाओस, वियतनाम और कंबोडिया आते हैं। ये चीज क्लियर हुआ। हिंद चीन क्षेत्र क्या है? तो हिंद चीन क्षेत्र वर्तमान समय का 2.8 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें वर्तमान समय का वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आते हैं। इनके बाद याद रखिएगा, यानी इसी हिंद चीन क्षेत्र की उत्तरी सीमा जो है, उत्तरी सीमा म्यांमार, यानी म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा। तो इनकी उत्तरी सीमा यानी हिंद चीन की उत्तरी सीमा जो है म्यांमार एवं चीन को छूती है, जबकि इसके दक्षिण में कौन है, चीन सागर है, तथा पश्चिम में भी कौन है, म्यांमार से ही ये घिरा हुआ ये क्षेत्र है। क्या हिंद चीन क्षेत्र क्लियर हो गया? हिंद चीन का अर्थ समझ में आया। हिंद चीन का अर्थ वर्तमान समय में 2.8 यानी 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें वर्तमान समय में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आते हैं। हिंद चीन के पश्चिम में म्यांमार तथा चीन और इनके चीन को छूती है, और दक्षिण में इनके चीन सागर, और पश्चिम में कौन है, म्यांमार का क्षेत्र आता है। क्या आपका अब यह भी प्रश्न क्लियर हो गया अच्छे से? चलिए अब हम बढ़ते हैं 4 नंबर के प्रश्न की तरफ। 4 नंबर का हमारा आज का प्रश्न है, होवा होवा आंदोलन की चर्चा करें। होवा होवा आंदोलन याद रखना है, ये होवा होवा आंदोलन भी कहाँ हुआ था, वियतनाम वाले एरिया में ही हुआ था। जो हमारा हिंद चीन क्षेत्र है ना, वहीं पर होवा होवा आंदोलन भी हुआ था। तो देखिए, जेनेवा समझौते के बाद दक्षिणी वियतनाम में गृह युद्ध की स्थिति बन गई। यानी जेनेवा समझौता के बाद जो वियतनाम को जो 2 हिस्से में बांट दिया गया, उन्हीं के बाद जेनेवा समझौते के बाद यानी दक्षिणी वियतनाम में, कौन से वियतनाम में, दक्षिणी वियतनाम में। मैंने इनसे पहले वाले प्रश्न में बताया ना आपको, यानी ये जो जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ था, तो यहां पर जो 2 हिस्से में बांटा, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में, तो वहीं के बाद यानी उसी सम्मेलन के बाद आपको होवा होवा आंदोलन हो गया। तो होवा होवा आंदोलन कहाँ हुआ होगा, तो जेनेवा समझौता के बाद दक्षिणी वियतनाम में गृह युद्ध की स्थिति बन गई या उत्पन्न हो गई। अच्छा, इसमें एक धार्मिक वर्ग था। कौन सा धार्मिक वर्ग था, होवा होवा। याद रखना, ये धार्मिक वर्ग ही है। तो होवा होवा द्वारा चलाए गए आंदोलन की मुख्य भूमिका थी। अच्छा, होवा होवा आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो यार नाम याद रखना है आपको, हु इन फूसो। किसने, हु इन फूसो के द्वारा शुरुआत किया गया था होवा होवा आंदोलन। इसने इस आंदोलन की शुरुआत 1939 ईस्वी में किया था। यानी इसने किसने बच्चा, हु इन फूसो ने होवा होवा आंदोलन की शुरुआत कब किया था, 1939 ईस्वी में किया था। अच्छा, इसी में याद रखिएगा, इस आंदोलन के दौरान लोग अपनी जान भी गंवा देते थे। यानी ये जो होवा होवा जो आंदोलन था ना, धार्मिक आंदोलन, इस आंदोलन में लोग इतने ज्यादा इसके समर्थक थे कि खुद की आत्महत्या भी कर लेते थे। अगर कभी जरूरत पड़ती थी तो ये लोग जान भी अपनी देने से नहीं कतराते थे। किस आंदोलन में, होवा होवा आंदोलन में। क्लियर हुआ? होवा होवा आंदोलन क्या था, तो होवा होवा आंदोलन जेनेवा समझौते के बाद दक्षिणी वियतनाम में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई,
अच्छा, हुआ हुआ आंदोलन की शुरुआत हुआ जो एक धार्मिक वर्ग था उनके द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। इसकी आंदोलन हुआ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हु इन फूसो ने 1939 ईस्वी में की थी। इस आंदोलन में लोग इस आंदोलन के प्रति इतने ज्यादा समर्पित थे कि वो लोग अपनी जान गंवाने से भी या आत्महत्या करने से भी नहीं डरते थे। ठीक है, चलिए हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज से आप क्या समझते हैं? यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। यहां पर एक तरीके से आपसे अंतर आप इनका बता सकते हैं या फिर आप दोनों के बारे में बता सकते हैं एक्चुअल में ये दोनों है क्या। ठीक है, अब देखिए रासायनिक हथियार क्या है। रासायनिक हथियार, तो रासायनिक हथियार में याद रखना है कि नापाम जो है ना एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों से गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता था और जलता रहता था। इसका प्रयोग सबसे ज्यादा वियतनाम में किया गया। रासायनिक हथियार क्या है? तो यहां पे याद रखिएगा रासायनिक हथियार के रूप में नापाम का प्रयोग किया गया। और नापाम एक तरीके का ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो बमों से यानी अग्नि बमों से मिलकर गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया तैयार करता था जो त्वचा पे पड़ने के बाद यानी पूरे बॉडी पे पड़ने के बाद कहीं पर त्वचा कंटिन्यू जलता रहता था। ठीक है, अच्छा इनका सबसे ज्यादा वो जो गिरता था ना रासायनिक हथियार जो उनसे जो और केमिकल मतलब जो बनता था, मतलब ये नापाम और अग्नि बमों से मिलने के बाद जो एक नया कंपाउंड बनता था, जब वो किसी के भी शरीर पे पड़ता था ना उनका शरीर से वो चिपक जाता था और उनके बाद उनका शरीर कंटिन्यू जलता रहता था। ठीक है, और इस नापाम हथियार का यानी रासायनिक हथियार का सबसे ज्यादा प्रयोग कहां किया गया? तो सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया गया था वियतनाम में। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एजेंट ऑरेंज क्या है? क्या है प्रश्न? एजेंट ऑरेंज क्या है? तो आप इसके बारे में आपको क्या ध्यान देना है? एजेंट ऑरेंज। ठीक है, एजेंट ऑरेंज क्या है? तो इसका प्रयोग भी सबसे ज्यादा अमेरिकी सैनिकों के द्वारा वियतनाम में किया गया था। यह एक ऐसा रासायनिक हथियार था या फिर यह एक ऐसा जहर था जिसमें क्या होता था, इनका नाम इनको जब पत्तियों पर या खेतों में गिराया जाता था तो इनसे पेड़ पौधे बिल्कुल ही समाप्त हो जाते थे। और इनका सबसे ज्यादा इनका भी प्रयोग कहां पर किया गया? वियतनाम में किया गया। पेड़ पौधे, खेतों और इंसानों पर भी इनका प्रयोग किया गया था। ठीक है, किसका? एजेंट ऑरेंज का। तो एजेंट ऑरेंज क्या है? तो इसका प्रयोग सबसे ज्यादा अमेरिकी सैनिकों के द्वारा वियतनाम में किया गया। यह एक ऐसा जहर था जिसमें पेड़ों की पत्तियां तुरंत ही झुलस जाती थी और जब इनका भी पेड़ की पत्तियां भी झुलस जाती थी और पेड़ भी मर जाता था। इनका प्रयोग इसलिए अमेरिकी सैनिकों ने वियतनाम वाले हिस्से में किया था क्योंकि वहां पर पेड़ बहुत ही ज्यादा मतलब जंगल बहुत ही ज्यादा था। जब अमेरिकी सैनिकों से वहां के क्रांतिकारियों ने लोहा लेना शुरू किया या फिर आप बोलिए जब लड़ाइयां शुरू हुई तो वो अमेरिकी सैनिकों को पूरा वियतनाम के बारे में जानकारी नहीं था। तो जो वहां के क्रांतिकारी थे ना वो जंगलों में छुपकर उन पे वार करते थे। सामने आके वार किए, सैनिकों को चोटिल किए या फिर घायल किए, उनका फिर वो जंगलों में छुप जाते थे। इसी वजह से अमेरिकी सैनिकों ने किसका प्रयोग किया? एजेंट ऑरेंज का प्रयोग किया था। एजेंट ऑरेंज नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस रासायनिक हथियार को एक ऑरेंज कलर के डब्बे में रखा जाता था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एजेंट ऑरेंज। तो इनसे ज्यादा आपके लिए जरूरी क्या है यह ध्यान में रखना कि इसका प्रयोग सबसे ज्यादा अमेरिकी सैनिकों ने वियतनाम में किया। यह एक प्रकार का जहर था जिसका मतलब जो पत्तियों पर पड़ने के बाद पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी और पेड़ पौधे भी मर जाते थे। और इनका प्रयोग अमेरिकी सैनिकों ने पेड़ पौधे, खेती को नष्ट करने के साथ साथ ही इंसानों पर भी किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। मैंने मूल रूप से लिखा 5 प्रश्न था, लेकिन मैंने आपको एक और प्रश्न समझा दिया इसी में, बंधुआ मजदूर। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। मैं एक बार साइड हट जाता हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर इसमें कहीं पर भी जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, अगर इन
6 प्रश्न यानी 5 मैंने लिखा, एक बंधुआ मजदूर मैंने आपको बताया। इन 6 में अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है तो आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में फिर से उसको बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा जरूर। तो आपका यह जिम्मेदारी बनता है कि अगर आपको अब यह समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, तो इस वीडियो के लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। आपका यह जिम्मेदारी है, आपका यह दायित्व बनता है कि आप, ये जो हमारा परिवार है, इस परिवार को चलाने की जिम्मेदारी वो आपकी है। ठीक है, तो कहीं पर भी कोई दिक्कत है, और इस अध्याय में भी, यानी जो हमारा तीसरा अध्याय ना, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इसमें अगर किसी और प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, और मैं अगली वीडियो में जरूर आपके प्रश्न को बताने का प्रयास करूंगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।